नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दृष्टिकोण में। आज वह देश जल रहा है जिसने सबसे पहले, अगर मैं ये कहूँ कि लोकतंत्र की जो नींव पड़ी थी, सबसे पहले जिस देश से समाजवाद का उदय हुआ था, सबसे पहले विश्व को क्रांति जिस देश ने सिखाई थी, सबसे पहले हमारे अधिकारों के बारे में जिसने हमें बताया था, हमें आवाज़ उठाना सिखाया था, आज वह देश चल रहा है। क्या दिक्कत आ गई? क्या समस्या हो गई फ्रांस में? आखिर हुआ क्या है फ्रांस में? एक 17 साल का बच्चा नाहेल जो गाड़ी से मौज मस्ती करते हुए फ्रांस की सड़कों पर घूम रहा था। पुलिस ने उसे रोका। पुलिस के रोकने पे वह डर गया। उसने अपनी गाड़ी रोकी नहीं। पुलिस ने उसका पीछा किया, फिर जाके उसकी गाड़ी को रुकवाया और उसे गोली मार दी। तो कारण साफ है, एक 17 साल के बच्चे की हत्या पुलिस के द्वारा। क्या पुलिस का यह करना सही था? क्या पुलिस को ये अधिकार कोई भी देश देता है कि वह किसी नागरिक को गोली मार दे? हम सब कई बार भावनाओं में बह के ये बोल देते हैं कि पुलिस को एनकाउंटर का अधिकार होना चाहिए, किसी भी मामले में पुलिस एनकाउंटर कर सके, लेकिन हम भूल जाते हैं अगर 10 लोगों के कहने पे किसी व्यक्ति का पुलिस एनकाउंटर कर रही है तो कल 10 कोई और लोग कहेंगे वो हमारा भी एनकाउंटर कर सकती है। नाहेल की गलती बस ये थी कि नाहेल वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय से आता है। अल्पसंख्यक समुदाय, हम जैसे भारत में जाति के आधार पे अल्पसंख्यक समुदाय को डिफ़ाइन करते हैं, वहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय का मतलब जो फ्रांस में किसी अन्य मूल से आया हो, जैसे वह अरब मूल का भी हो सकता है, वह एशियाई मूल का भी हो सकता है, वह अफ्रीकी मूल का भी हो सकता है। कुल मिला के सीधी बात कहूँ तो गोरा ना हो, किसी और नस्ल का हो, काला हो, भूरा हो। इतिहास गवाह है, जब भी हमारी संस्कृति में या हमारे सभ्यता में किसी नए कल्चर, किसी नई सभ्यता का प्रवेश होता है, कोई व्यक्ति किसी अन्य मूल से आता है, अपनी सभ्यताएं लाता है, अपनी संस्कृति लाता है और वह उसका पालन करने का हक चाहता है, उसको पालन करना चाहता है, तब हमें दिक्कत होती है। और ऐसे में जो उस स्थान पे पहले से रह रहे हैं, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उनको ये बात पसंद नहीं आती कि कोई उनके कल्चर का पालन छोड़ के अपने कल्चर का पालन कैसे कर सकता है और क्या प्रभाव पड़ेगा उनकी आने वाली जनरेशन पर उस नए व्यक्ति के कल्चर का। वह तो अपने कल्चर में रह ही नहीं जाएगा। समस्या यहीं से पैदा होती है। समय के साथ फ्रांस ने अपने नियमों में बदलाव किए, अपने कानून को सख्त बनाया, परंतु अभी भी उसका कानून एक तरह से गोरे पक्ष की ओर झुका हुआ है। तो क्या है रास्ता? क्या सीख सकता है भारत से वो? बुलडोज़र? नहीं भैया, मैं बुलडोज़र वाले टॉपिक में जाना ही नहीं चाहता। वो किसका ट्वीट था, कौन से डॉक्टर साहब ने क्या बोल दिया, वो पता नहीं किसकी आईडी थी, किसकी नहीं थी, मैं इन सब बातों में जाना ही नहीं चाहता। बुलडोज़र से उपाय हो जाएगा, बुलडोज़र चलाने से उपाय हो जाएगा। महोदय, आप अगर हमारे योगी बाबा की बात कर रहे हो तो उनको बुलडोज़र चलाने का जो अधिकार है, जो शक्ति है, उसका स्रोत क्या है? हम हैं, हमारा संविधान है। अगर वो उस कुर्सी पे नहीं होते तो वो बुलडोज़र क्या, एक साइकिल भी नहीं चला पाते। और हमारे न्यूज़ चैनल तो वाह वाह, उनको तो ये इस बात की पड़ी ही नहीं है कि हम जनता में क्या फैला रहे हैं। वो किसी की चीज़ की प्रामाणिकता पे उनका कोई मतलब ही नहीं है। उन्हें इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी छवि फ्रांस में क्या बनेगी। ऐसी झूठी वाहियात खबरों को हम पूरी मीडिया में पूरे देश को दिखा रहे हैं। मैं मानता हूँ कि कानून व्यवस्था बहुत बेहतर हुई है और बेहतर होनी भी चाहिए। आखिर सरकार का गठन किस लिए होता है? 2 ट्रीटीज़ ऑफ सिविल गवर्नमेंट, पीस एंड हैप्पीनेस, जहाँ से लोकतंत्र की अवधारणा निकल के आती है, उसमें साफ लिखा है कि राज्य का निर्माण ही 2 चीज़ों के लिए हुआ है, पीस और हैप्पीनेस, शांति के लिए और खुशियों के लिए, समृद्धि के लिए। अगर इन दोनों में सरकार नाकामयाब है, इन दोनों में शासन प्रशासन नाकामयाब है, तो आखिर किस लिए हमने सरकार बनाई है? क्यों हमने 26 नवंबर 1949 को खड़े होकर कहा था कि हम इस संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं? लोकतंत्र की अवधारणा पिछले 1500 सालों में लोकतंत्र से बढ़िया विचार ना आया है ना आएगा। तो आइए देखते हैं कि वास्तव में क्या हल हो सकता है फ्रांस के लिए। उसको क्या सीखना चाहिए हमसे। आखिर हम जगत गुरु रहे हैं। संविधान बनाने वाले, संविधान सभा की बहुत निंदा करते लोग सुने होंगे आपने, लेकिन उन्होंने क्या सोचा था उस समय? जब आप इसको गूढ़ता से पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो व्यक्ति उस समय संविधान बना रहे थे, जो चर्चा वो लोग कर रहे थे, वो उस समय की चर्चा नहीं थी, वो कई 100 साल आगे की सोच रहे थे। हमारे देश में जो पंथ निरपेक्षता है, जिसका वर्णन संविधान में है, जो अनुच्छेद 25 ये कहता है
कि वह हमारा संविधान हमारे नागरिकों को किसी धर्म को मानने, आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। और साथ ही साथ यह भी कहता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। राज्य कौन है? कोई भी सरकारी कुर्सी के पर बैठा हुआ व्यक्ति राज्य है। राज्य की परिभाषा में राज्य का बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि किसी भी सरकारी कुर्सी पर बैठा हुआ, सरकार की तनख्वाह पा रहा कोई भी व्यक्ति राज्य है, और राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। वह धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। हमारे यहाँ पंथ निरपेक्षता की है, वहाँ धर्मनिरपेक्षता की है। तो उनकी धर्मनिरपेक्षता आखिर कैसी है और हमारी पंथ निरपेक्षता कैसी है? हमारी पंथ निरपेक्षता उनकी धर्मनिरपेक्षता से आगे है। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता का मतलब है धर्म अलग है, राज्य अलग है। राज्य न धर्म के मामले में कभी हस्तक्षेप करेगा, न धर्म राज्य के मामले में हस्तक्षेप करेगा। लेकिन हमारी पंथ निरपेक्षता एकदम अलग है। हम राज्य से ये अपेक्षा करते हैं कि राज्य हमें अपने धार्मिक आचरण में सहयोग देगा। राज्य हमें 4 धाम पे भेज सकता है, हमारी मदद करेगा। अगर हम इस लायक नहीं हैं कि हम 4 धाम की यात्रा कर सकें, हमारा राज्य हमें 4 धाम की यात्रा पर भेजता है। अगर हम इस लायक नहीं है कि हम हज यात्रा पे जा सकें, हमारा राज्य हज यात्रियों के लिए सब्सिडी देता है, हज यात्रा पर जाने की व्यवस्था करता है। राज्य अगर चाहे तो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप भी कर सकता है। वह सती प्रथा को बंद कर सकता है, वह सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश को पुनः लागू कर सकता है, वह 3 तलाक को ख़त्म कर सकता है। अतः राज्य धर्म का सहयोग तो करता ही है, साथ साथ वह अपना अधिकार भी सुरक्षित रखता है उसमें हस्तक्षेप करने का। इस तरह पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से हमारी पंथ निरपेक्षता कहीं आगे निकल जाती है और वह सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार की नीति पे आ जाती है। फ्रांस को आज यही सीखना है। आप किसी भी वर्ग को दबा के, उनके अधिकार छीन के, आप क्या समझते हो आग नहीं लगेगी? कितने दिन रोकोगे आप? कितने दिन चिंगारी को दबा के रखोगे? एक ना एक दिन वह चिंगारी प्रस्फुटित होगी और हर तरफ हाहाकार होगा। उसका इलाज बुलडोज़र नहीं है। जंगल में जब आग लगती है तो पानी डालने से काम नहीं चलता। फ्रांस को हमसे क्या सीखना चाहिए ये तो हमने जाना, लेकिन हमें भी फ्रांस से कुछ सीखना चाहिए, खासकर हमारे राजनेताओं को, जो बार बार कुछ ऐसे वक्तव्य देते रहते हैं जिससे हम आपस में एक दूसरे को ऐसी निगाह से देखते हैं जैसे हमारे कितना पुराना हमारा दुश्मन है। हम दुश्मनी करने के लिए इस धरती पे नहीं है, बहुत मुश्किल से हम मनुष्य बने हैं। वो तो जानवरों की आदत होती है, वो किसी अननोन जानवर को देख के भौंकने लगता है या काटने लगता है या दौड़ा लेता है। हमारी आदत नहीं है, हम मनुष्य हैं, हम प्रबुद्ध वर्ग हैं, हम बुद्धिजीवी हैं। हमें बुद्धि ईश्वर ने किसी और जीव को बुद्धि नहीं प्रदान की, हमें प्रदान की है। उस बुद्धि का प्रयोग करें, आपस में सामंजस्य बना के रखें। हम एक दूसरे के भाई भाई ही हैं। पहले हम मनुष्य हैं, फिर भारतीय हैं, फिर किसी धर्म विशेष के हैं। अगर ये बात हमें समझ में आ गई तो फिर हम ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों या फूट डालने वालों के चक्कर में कभी नहीं पड़ेंगे। उनका तो काम ही है फूट डालो राज करो, वही चल रहा है। मैं इसीलिए अपने भारत के संविधान को सबसे महान मानता हूँ। होगा किसी के लिए रामायण होगा, गीता होगा, कुरान होगा, बाइबल होगा महान, लेकिन मेरे लिए सबसे महान पुस्तक मेरा संविधान है, क्योंकि इन पुस्तकों को इनका दर्जा देने का जो काम किया है वो संविधान ने किया है। अगर संविधान नहीं होता तो हम अपने धार्मिक आचरण पता नहीं कर रहे होते या नहीं कर रहे होते। अतः मेरी ये गुजारिश है कि आज अगर हम दुनिया के लिए दृष्टांत बने हुए हैं तो अपनी छवि को कभी मैला ना होने दें। हम अपने संविधान के आदर्शों का पालन करें, किसी भी ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के बहकावे में आके आपस में बैर ना करें। जय हिंद, वंदे मातरम।